हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है टीजीटी हिंदी परीक्षा 2010 में जो प्रस्तावित हुई थी उसे सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि जो है इस चैनल के माध्यम से 2021 से लेकर के 2021 से हम लोगों ने सॉल्व किया है। 2021 से, है ना। 2021 का किया, फिर इसके बाद 16 का किया, फिर इसके बाद 13 में हुई थी 13 का किया, 13 के बाद हम लोगों ने 11 का किया। ठीक, अब जो है 11 के बाद हम लोग 10 करने चल रहे हैं। जैसा कि 125 प्रश्न है, सभी परिचित हैं प्रश्नों से। 125 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 125 है। और जब हम सभी जो है चारों ऑप्शन पर चर्चा करते हुए चलते हैं तो समय जो है बहुत जो है अधिक लग जाता है। तो समय अधिक लगने के कारण हम लोग इसे 2 पार्ट में बांट लिए हैं, है ना। 60 या 70 प्रश्न तक जितना हो पाता है करते हैं फर्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद जो शेष प्रश्न बचते हैं उन्हें हम सेकंड क्लास में कर लेते हैं, यानी कि भाग 2 पार्ट 2 में हम सभी उसे कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 2 क्लास के माध्यम से हम सभी एक पेपर को सॉल्व करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अभी हम सभी टीजीटी की जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं। टीजीटी का, ये यूपी टीजीटी का है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी टीजीटी का है, यूपी टीजीटी के बाद हम सभी जो है पीजीटी का करेंगे। अभी टीजीटी का कर लेते हैं। विचार तो था जो है कि 2001 तक कर लिया जाए, है ना। 2021 से जो है 2001 तक कर लिया जाए, है ना। लेकिन 4-5 साल का प्रश्न पत्र ये इतना बहुत होता है हम सभी के लिए, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। लेकिन फिर भी जो भी सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के ही हैं और हमारी परीक्षा में उपयोगी हैं, आने की इनकी संभावना बन सकती है। तो पेपर को जितना अधिक अगर है अपने पास है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम का ही है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो एक बार परीक्षा में आ जाते हैं, वो जान ही रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कभी कभी रिपीट भी होते हैं परीक्षा में। उन्हीं के बहाने हम और आसपास के जितने भी प्रश्न होते हैं उन पर भी फोकस हमारा जो है होता है, उन पे भी नज़र जाती है। तो इससे हमारी तैयारी और बेहतर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या इसका 1 देखते हैं। 2010 का प्रश्न पत्र है ये। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे हम सभी। जो है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। सरोज है, बताना है, उरोज है, मनोज है, पाथोज है। इसमें बताना है आप सभी को। शायद आप सभी आंसर जो है गेस कर लिए होंगे कि क्या होगा, है ना। कामदेव, कामदेव को तो सभी जानते हैं, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है तो ये मनोज है। क्या है? मनोज है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। इन्हें मदन भी कहते हैं, मदन भी है और मनमत भी, मनोभाव भी, ठीक है। ये सभी जो है इनकी पर्यायवाची है। सरोज जो है ये कमल का है, सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक शब्द, ऋण, यौगिक, योग ऋण, ठीक। तो दशानन, परोपकार, गोपाल और चतुर्भुज यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल, ठीक है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ये 5 है, प्रश्न संख्या 3 नीचे है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रश्न संख्या 3। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये गुजरात में हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4। गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। गुजरात के राजा थे कौन? जयभट्ट थे। जयभट्ट, जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ये अल्पप्राण और महाप्राण से प्रश्न बना है। अल्पप्राण, अघोष। तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि हमारा अघोष क्या है। अघोष वर्ण जो होता है 1 और 2, आ पहले आता है और 1 भी पहले आता, मतलब 1, है ना। 1 2 अघोष वर्ण होता है। अब इसके बाद शेष जो बचते हैं वो सघोष हो गए। 1 2 हो गया, 3 4 5 ये सघोष हो गया, यानी कि 12 अघोष हो गया, 345 सघोष हो गया,
ठीक। और इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा सा सा, ये भी जो है अघोष के अंतर्गत आता है। तो हम देख लेंगे सबसे पहले इसमें वर्ण का पहला अक्षर क्या है, अघोष। चा छा जा, है ना, झा आ गया, पहला तो है नहीं, न तो दूसरा है। चा छा जा, ये भी पहला नहीं है। टा, ये भी पहला नहीं है। का खा गा, ये पहला वर्ण आ गया इसमें। का खा गा घा अंगा। ता था दाधा, ये दोनों पहला वर्ण है, तो यही हमारा क्या हो गया, अघोष हो गया। पहली बात अघोष हो गया। अब हम अल्प प्राण को देखेंगे। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण वे शब्द होते हैं, अल्प प्राण जो है 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके साथ जो अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ यानी कि याराला हुआ, ये जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अंतस्थ इसमें जो है, तो हम इसमें देखेंगे 1, 3, 5 अल्प प्राण की बात हम कर रहे हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण हो गए, 2 बचा और 4 बचा, ये तो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो 1, 3, 5 एक इसी में है, तो करेक्ट आंसर अघोष अल्प प्राण ध्वनि अगर पूछेगा तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। शायद आप इससे संबंधित और प्रश्नों को भी समझ पाएंगे। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये एक उदाहरण है जो आता है बहुत परीक्षा में। दृग उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताना है आप सभी को। इसमें कौन सा अलंकार है? विषम, असंगति, व्यतिरेक और निदर्शना। तो इसमें असंगति अलंकार है, करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है जहाँ पर असमान असंगत संगठन का संकेत किया जाए वहाँ पर विषम अलंकार होता है, और उपमेय की उपांश से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? सबसे पहले तो इसी में एक प्रश्न छिपा हुआ है कि अपनी धरती अपने लोग किसकी है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, और ये कितने खंडों में है? तो हम सभी देखेंगे ये जो है 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में। करेक्ट आंसर हमारा 3 किस में है? 3 2 में है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, क्षमा कौशल, ममता कालिया और अनिका जैन। तो प्रश्न संख्या 7 है, 7 का हो जाएगा नासिरा शर्मा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, नासिरा शर्मा। देखिए कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल जो है इसकी लेखिका नासिरा शर्मा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इसके साथ साथ इनकी अन्य कहानियां हैं शामी कागज, इब्बे मरियम और संगसार। ठीक है, ममता कालिया की अगर हम बात करें तो छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, मुखौटा, बोलने वाली औरत, ये सभी ममता कालिया का है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। विद्वान किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करने का सुझाव दिया? सुनीत, महात्मा कुमार गांधी, सुनीत कुमार चटर्जी यानी कि महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है हम इसे देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, सुनीत कुमार चटर्जी हो जाएगा। आगे देखते हैं जो है कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है। कैंची शब्द का बताना है। कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है तुर्की है। कैंची क्या है? तुर्की है। इसके साथ साथ अगर हम कालीन की बात करें, कालीन है ना, तो कालीन भी तुर्की है। काबू, काबू, सौगात, आका, ये सभी जो है तुर्की भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय औ आव हो जाता है। ये तो अयादि संधि का है ना। अकः सवर्ण दीर्घा ना, वृद्धि रैची है ना, आद गुणा गुण संधि। ठीक है, तो ये अयादि का है। किसका है? अयादि का। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है, हाँ ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 11। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, मतलब बोलती प्रतिमा ये रचना जो है श्री राम की है, लेकिन ये किस विधा की पूछा जा रहा है, इसलिए किस विधा को याद करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, ये तो रेखा चित्र है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। ठीक है, और ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित हुई। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 चलते हैं। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। संपत्ति
संपत्ति, संपित लिखा गया, गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि है ना, सब इंसान ही तो रहते हैं, करते करते जो है हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। तो भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही। भाषा अनुकरण सादृश्य है, बिल्कुल सही। भाषा पैतृक संपत्ति है, तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है ना। आगे हम सभी देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न, 13 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? परती परिकथा, रतरात की चाची, बलचनमा, मैला आंचल। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, चौथा हो जाएगा हमारा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो रतिनाथ की चाची, ये जो है रतिनाथ की चाची और बलचनमा, ये दोनों जो है नागार्जुन का नाम आप सुने होंगे, नागार्जुन के उपन्यास हैं। और ये जो परती परिकथा है ये रेणु जी यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अब स्पष्ट हो गया है ना। आगे देखेंगे, और ये जो है मैला आंचल जो है ये भी तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। हाँ, मैला आंचल परती परिकथा। आगे हम सभी बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के तो ये मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 14 नंबर का प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा। और रत्नाकर की अगर रचना पूछे तो उद्धव शतक जो परीक्षा में आती है, उद्धव शतक हो गया, गंगा उत्तरण हो गया, श्रृंगार लहरी, हिंडोला हो गया। क्या हो गया? हिंडोला हो गया, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिऔध का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, अपने दिमाग में रखे रहिएगा, जैसे एस्टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, है ना, इन सभी में पूछा जाता है और कभी कभी इसमें भी बन सकता है। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खड़ी हिंदी बोली के कवि हैं। ये सभी क्या है? खड़ी हिंदी बोली के कवि हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? बताइए, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? प्रश्न संख्या जो है 15 है। हरिविंदी जो है मृदुला गर्ग की कहानी है। मृदुला गर्ग कहाँ है? हाँ, 3 में है। मृदुला गर्ग की कहानी है। मृदुला गर्ग की अन्य कहानियाँ अगर देखें तो कितनी कैदें, जो इम्पोर्टेंट है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ये भी है, ग्लेशियर से, और समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा, मेरे देश की मिट्टी आहा, ये भी है। मैत्रेयी पुष्पा की प्रमुख कहानियां हैं चिन्हार, लालमनिया, गोमा हस्ती है। ये मैत्रेयी पुष्पा का है, गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है जो कि फेमस है। आगे हम देखेंगे 16 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति से प्रश्न बने हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसे होना, दुविधा में पड़ जाना छछूंदर का। अब इसमें हम देखते हैं जो 16 नंबर का प्रश्न है, शायद आप सभी कर पा रहे होंगे आंसर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दुविधा में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाए? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी मृदुला गर्ग, उषा प्रेमलता, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास अगर हम देखें तो कलिकथा बाया बाईपास हो जाएगा, शेष कादम्बरी तो है ही है, कोई बात नहीं। और मन्नू भंडारी अगर आई हैं तो इनकी चर्चा कर लेते हैं, इनसे प्रश्न बनता है परीक्षा में। मन्नू भंडारी आपका बंटी एवं महाभोज उपन्यास की रचना इन्होंने किया है। और जो मृदुला गर्ग हैं, मृदुला गर्ग का उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनित्यमय और मैं, अनित्यमय और मैं, ये सभी मृदुला गर्ग का क्या है? उपन्यास है। आगे हम सभी देखेंगे 18 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ था। आगे बढ़ते हैं। भवभूति से संबंधित संस्कृत साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उनका जो जीवन परिचय है, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराई गई है इस चैनल पर, और एक एक कवि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, पूरी रचनाएं कितने खंडों में है, कौन कौन सी परीक्षा में आने योग्य है। तो आप चाहे तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे
19 नंबर का प्रश्न है, यह जो है राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। देखिए तो सर्वनाम जो सबके नामों के बदले बोला जाए, आज ही व्याकरण की क्लास अगर आप जो है इस चैनल पर देखना चाहेंगे तो आज ही जो है व्याकरण की क्लास जो है में हम लोगों का जो टॉपिक था संज्ञा था। संज्ञा पढ़ने के बाद आज की क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सर्वनाम पढ़ा है। और जितना मैंने पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ा है, उनमें से परीक्षा में प्रश्न अगर सर्वनाम से पूछे जाएंगे तो उनमें से जरूर प्रश्न बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वो जो क्लास है वो अवश्य देखें। ठीक है, आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। वो चाहे जिस भी विषय के हों, अगर सामान्य हिंदी से प्रश्न बनता है तो वहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे। आगे हम सभी देखेंगे क्रिया, ये विशेषण है, काली है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण काली हो जाएगा। आगे करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, काल और स्थान आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न है हमारा 20, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्ति कविता का संबंध है। जयशंकर प्रसाद से है, सुमित्रानंदन पंत से है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। तो ये सभी परिचित है इस पंक्ति से। ये निराला की पंक्ति है ना। किसकी पंक्ति है? ये निराला की पंक्ति है और वरदे वीणा वादनी वरदे कविता से ली गई है। वरदे वीणा वादनी कविता से ये ली गई है। ये 6 या 7th में, शायद ऐसे 6 में नहीं, 7th या 8th में ये कविता लगी भी हुई है ना क्लास में। आगे हम सभी देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसमें ऑप्शन बताइए कि कौन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उपराष्ट्रपति ने की थी, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। आगे हम देखेंगे 22 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न हाँ, आगे देखेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। हाँ, सही है। जो है प्रश्न संख्या 22, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है देवनागरी का विकास। और जो है भारत में 2 प्राचीन लिपियाँ थी, एक ब्राह्मी लिपि थी और दूसरी क्या थी? खरोष्ट लिपि। क्या थी? खरोष्ट लिपि। ठीक है, 2 लिपियाँ थी। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का। आगे हम सभी देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। इसमें जो है सूची ए संकल्प तद्भव तत्सम इसमें मिलाना है। तो ये जो संकल्प है, संकल्प हमारा तत्सम शब्द है। संकल्प हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मिलान के क्वेश्चन है ये। देखिए पहले तो मिलान के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, है ना। देखिए इसमें 1 ही 2 मिलान के क्वेश्चन बने हैं और परीक्षाओं में तो मिलान के क्वेश्चन बने ही नहीं है। लेकिन आने वाले परीक्षा में अब जो पैटर्न होगा वहाँ ये इससे बहुत जो है प्रश्न बनेंगे। कथन कारण से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और डीपली पूछा जाएगा हम सभी से। इसका अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले देखेंगे संकल्प। संकल्प का देख लेंगे, तत्सम शब्द है तो 1 का 3, 1 में 3 ये है। ठीक है, और किसी में तो है नहीं, देख लेते हैं। हाँ, 1 का 3 किसी में नहीं है तो हम इसी को लगा देंगे, लेकिन हम मिला लेते हैं। बी सूरज, जो सूरज शब्द है हमारा, सूरज हमारा तद्भव है। सूरज हमारा तद्भव यानी कि 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 मिल रहा है। और सीधे जो है का देशी शब्द है ना। देखिए गाँव देश समाज में सब कहते हैं काका। और जो मोटर है, मोटर विदेशी शब्द है हमारा। मोटर क्या है? विदेशी शब्द है। आगे हम सभी देखेंगे जो है देशज, देश में उत्पन्न होने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी है, ले लेते हैं। तद्भव शब्द समय और परिस्थिति के कारण तत्सम शब्दों में हुए परिवर्तन से बने शब्द, है ना, तद्भव कहलाते हैं। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, अर्थात जो है तत्सम समय और परिस्थिति के कारण
तत्सम शब्दों से उत्पन्न होना। और जो तत्सम शब्द होते हैं प्राय संस्कृत से होते हैं, है ना। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं तथा हिंदी में परिवर्तन के में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। विदेशज विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इतनी जानकारी बहुत है। आगे देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है जो हमारा, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है। महादेवी वर्मा को सभी जानते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है इन्हें। महादेवी वर्मा, है ना, इनका नहीं है। तो यामा तो इनका है। इसके बाद जो है दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मिगीत, है ना। और आंगन के पार द्वार इनका नहीं है। तो किसका है? करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञेय जी की रचना नहीं है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय जी की है। आगे हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 नंबर का जो प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, हाँ। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये हरिऔध जी हैं, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? हरिऔध जी हैं। ठीक है। प्रिय प्रवास, रस कलश इनकी और रचना देखें तो एक चौखे चौबते चुगते चौबते, पारिजात भी इनकी रचना है, वैदेही वनवास, बालचर। ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी के हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण और माता मरण ज्वार। ठीक है। केशवदास की रसिक प्रिया, रामचंद्रिका इत्यादि हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है, आगे देखेंगे निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। ये जो 26 नंबर का प्रश्न है इसमें व्यंग्यकार नहीं पूछा गया है, तो ये अज्ञेय जी नहीं है। ये तीनों लोग हैं, अज्ञेय जी नहीं है। अज्ञेय जी कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं अज्ञेय जी। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है जो है रेखाएं बोल उठी। ठीक है। और इनके संग्रह दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, ये सभी इनके संग्रह हैं। आगे हम सभी देखते हैं जो है, आगे हम सभी देखेंगे विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। गद्य काव्य कृति का नाम है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। 28 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। जो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति जो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? देखो, 84 वैष्णव की वार्ता, वसेरे से दूर, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन। इसमें 29 नंबर का जो प्रश्न है ये बताना है, तो नहीं है। तो ये बसेरे से दूर जो है ये आत्मकथा है। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक बच्चन जी की है। इसकी है बच्चन जी की है। आगे हम सभी देखेंगे 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है और भक्तमाल नाभादास की है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है निम्नलिखित, हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, ये है प्रश्न संख्या 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनखा, अनामदास का पोथा, यही तो है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें अप्सरा अलका प्रभावती निरुपमा की अगर बात करें तो ये निराला जी की है। किसकी है? निराला की है। निराला के उपन्यास है। और झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, ये यशपाल का है ना। और सोमनाथ धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, इंपॉर्टेंट है वयम रक्षामा, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए समास ये सभी काफ़ी पढ़ चुके हैं, बस एक बार प्रश्न को सॉल्व करना है ना। तो पूर्व पद संख्यावाची, पहला पद जो है जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास वहाँ होता है, यानी कि त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन हो जाएगा। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यह मेरे सपने का घर है,
तो कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक, हाँ ये है। ये जो है देखेंगे इसका, अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या जो है 32 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, 32 देखेंगे, तो यह मेरे सपनों का घर है, सपने का घर नहीं सपनों का घर है, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे निष्फल ना होने वाला कहलाता है तो अमोघ कहलाता है, क्या कहलाता है, अमोघ कहलाता है, ठीक, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, मतलब अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, है ना, इजी इजी प्रश्न है तो ज़्यादा टाइम क्यों लगाना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, एक सेकंड देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है जो है ये है भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति से प्रश्न भी प्रैक्टिस भी कराई गई है। भवभूति की रचना का नाम है, भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामायण, रामचरित और हर्षचरित। तो देखिए भवभूति की जो है 3 रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, परीक्षा में बनते हैं। उत्तर रामचरितम एक हो गई और दूसरा हो गया मालती माधव हो गया, और जो है महावीर चरितम हो गया, क्या हो गया, महावीर चरितम। आगे हम सभी देखेंगे हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः अस्म, करेक्ट आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता है, प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका तो रसखान की है ना, प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। और हाँ, प्रेम वाटिका रसखान की है, प्रेम वाटिका और दान लीला इनकी 2 कृतियां हैं रसखान की। और रहीम की अगर हम बात करें, चर्चा कर लेते हैं। बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। रास पंचाध्यायी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। और नंददास की प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। देखिए रास पंचाध्यायी एवं नगर शोभा, देखिए भंवर गीत और रसमंजरी नंददास की, और रास पंचाध्यायी भी तो नंददास की है ना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का नहीं है, पूछा गया है। अरविंद, शतदल और सरसिज, अमीय, कौन सा नहीं है, तो जो 38 नंबर है, 38 नंबर का अमीय नहीं है, अमीय नहीं है। अमीय जो है अमृत का है, किसका है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमीय किसका है, अमृत का पर्यायवाची है। और अरविंद, शतदल, सरसिज, राजीव, नलिन, नलिन भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं, 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो रैदास हो गए, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, देखिए रैदास, कबीरदास एवं गुरु नानक, ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि। जो तुलसीदास हैं, ये तुलसीदास जो है रामाश्रय शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ये तुलसीदास हैं, कवि नहीं है, प्रश्न इस तरह से बनना चाहिए था हमारा, नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम बात करें ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य कवि तो नामदेव आ जाते हैं, संत आ जाते हैं, संत मलुकदास आते हैं, और दादू दयाल भी आ जाते हैं। अगले प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का बहुत चर्चित नाटक है, और स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त, है ना, और द्वारा रचित है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो ये ध्रुव स्वामिनी है, क्या है, ध्रुव स्वामिनी है। अगर हम बात करें जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, विशाखा, है ना, ये सभी जो है ये जयशंकर जी के हैं। लेकिन अगर हम कृष्णार्जुन युद्ध की बात करें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है, कृष्णार्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी। और रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित नाटक है। प्रेमलोक जो है रामनरेश त्रिपाठी का है, रामनरेश त्रिपाठी का है। अब 41 नंबर के प्रश्नों पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत से आया हुआ है, हमारी हिंदी में प्रयोग होता है ना, उन्हीं को हम तत्सम बोलते हैं। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, और चौथा ऑप्शन है हमारा रात,
है ना। तो तत्सम शब्द थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तत्सम शब्द 41 नंबर का है अंधकार। अंधकार हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। आगे देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगो द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है कनुप्रिया पथिक चौखे चौपदे। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, अभी बताया गया था इनका, है ना, तो 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे जो है ये कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है, पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है, और आगे क्या है वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात हो रही है। कुरुक्षेत्र पवन दूत हुंकार हरी घास पर क्षण भर, समझ गए होंगे आप किस कौन सी रचना है ना, अज्ञेय की। तो हरी घास पर क्षण भर करेक्ट आंसर चौथा होगा। हरी घास पर क्षण भर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार भी अज्ञेय की है। कुरुक्षेत्र हुंकार और कुरुक्षेत्र हुंकार ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल ये तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इनका कल्पलता बहुत प्रसिद्ध है। कुटज जो बहुत ही प्रसिद्ध है। विचार और वितर्क विचार प्रवाह, है ना। साहित्य सहचर भी इन्हीं का है। आगे अगर हम देखें 45 नंबर के प्रश्नों को देखें, प्रश्न संख्या 45 देखें, अनामिका किसके काव्य किनके द्वारा रचित है। अनामिका परिमल गीतिका अनामिका किसकी है, निराला जी की है ना। परिमल गीतिका अनामिका यह रचना किसकी है, निराला जी की है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर का जो प्रश्न है ये देखते हैं 46 नंबर के प्रश्नों को। 46 नंबर का जो प्रश्न है ये दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुह प्लस प्रकृति, दुह प्लस प्रकृति करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और ये इसमें विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव ये विद्यापति को कहा जाता है ना। पदावली विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का है ना जो अवहट्ट भाषा में विद्यापति की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ अब ये एक और देख लेते हैं, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कवि शेखर की भी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। कवि शेखर भी अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो हस्तक्षेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। हस्तक्षेप 48 का जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा था। तो अब देखते हैं सूरदास की रचना। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर सूरदास की है। लेकिन ये दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नैचू, वैराग्य संदीपनी, बरबर रामायण ये सभी जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और जितनी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है और जितनी वली है ये सभी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं, बाकी सब अवधि की हैं। आगे हम सभी देखेंगे आशु शब्द है तत्सम तद्भव देशज, इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आशु जो शब्द है वो तद्भव है। आशु क्या है, तद्भव है। आशु तद्भव करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, ये चारों वाद हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखना चाहें माध्वाचार्य के बारे में तो ये द्वैताद्वैतवाद के हैं। और निम्बार्काचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद के हैं। ये द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य, और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के हैं। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या जो है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो विट्ठलनाथ ने की थी, है ना। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, विट्ठलनाथ ने की थी। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। हम सभी 60 प्रश्नों को करेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंप्लीट ही होने वाला है ना। और आनंद कादम्बनी का संपादन कौन था। आनंद कादम्बनी ये तो प्रेमघन की है। प्रेमघन की करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिका, और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का किया था, इन्होंने हिंदी प्रदीप का किया था। और ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र का है। तो आगे हम बढ़ते हैं, 54 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। देखिए नहीं है कुसुपक गच्छन। कुसुपक 4 जो है विट्ठलनाथ के थे और 4 वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। तो नंददास, परमानंद और छीत स्वामी,
हरिव्यास का नाम कहीं सुना था? हरिव्यास, तो हरिव्यास देव नहीं है, यही हो गए। ठीक है, आगे हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। 56 नंबर के प्रश्न को, 55 नंबर के, बादल राग के रचयिता हैं प्रसाद पंत निराला महादेवी। बादल राग किसकी है? तो ये निराला जी की रचना है बादल राग। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। जूही की कली जागो फिर एक बार राम की शक्ति पूजा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति अपने पुत्र की याद में इन्होंने किया था। कुकुरमुत्ता तुलसीदास, बेला नए पत्ते, ये सभी किसकी हैं? निराला जी की हैं। आगे हम सभी बढ़ते हैं। 56 नंबर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो ये तो जो है ये क्या है? इसका आत्मकथा है ना। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आत्मकथा विधा में लिखी गई है और इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, है ना, बच्चन जी की है। आगे हम देखेंगे, बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य है। 57 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये जो है अज्ञेय की, ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। प्रलंब काव्य या लंबी कविता, करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण बिना कार्य होता है, बिनु पद चले सुने बिन काना, है ना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के काम हो रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है, तो ये तो विभावना अलंकार है। क्या होता है? विभावना। और इसी का ठीक विपरीत उल्टा विशेषोक्ति अलंकार होता है। आगे हम सभी चलेंगे, प्रश्न संख्या 59 नंबर पर देखेंगे, है ना। 58 हो गया, 59 हो गया, बस कंप्लीट ही होने वाला है। 59 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 59 नंबर का प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इसमें कौन सा अलंकार है जाने जाएंगे। एक उर्वशी का मतलब क्या होता है? उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय बस में निवास करने वाला, और एक उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा, है ना। तो एक से अधिक शब्द हैं और अलग अलग अर्थ हैं, 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो कहाँ पे होता है? यमक अलंकार में होता है। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास होता है। श्लेष श्रेष्ठ मतलब चिपका हुआ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो आगे हम देखते हैं, वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा कथन, टेढ़ी युक्ति। 60 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं, जो इस क्लास का जो आखिरी शब्द है। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें है कुमुदिनी, कुमुदिनी, है ना, कुमुदिनी। वर्तनी से संबंधित क्लास भी कराई गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को किया, और ये 60 प्रश्न कहाँ के थे? ये थे जो टीजीटी परीक्षा हुई थी 2010 में, वहाँ से हम लोगों ने उस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो भाग 1 है, भाग 1 में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को किया है। बाकी जो प्रश्न बचते हैं 125, 60 से आगे 125 तक हम सभी जो है अगली क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर कोई संदेह हो, आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हाँ, और अगर ये आपको क्लास किसी भी तरह से अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। और आप सभी ये भी बताइए कि जिस टॉपिक पे आप सभी को जो है लग रहा हो कि हमारा ये टॉपिक वीक है, और या हमें इस टॉपिक पे और चिंतन मनन करना चाहिए और वर्क करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, सरल से सरल शब्दों के माध्यम से, और पढ़ाने के बाद उस पर जो है प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन बनाया जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। बाकी जो है आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। आप परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, है ना। बस 2 ही 3 महीने हम सभी के पास बचे हैं, जहाँ तक सुनने में जो आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।